नमस्कार दोस्तों, मैं अमात्य देव आज आपसे बातें करने आया हूँ साहित्य के इतिहास पे। साहित्य का इतिहास और इतिहास जो आमतौर पे आप इतिहास जो पढ़ते हैं उन दोनों में क्या अंतर है। तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास क्या है? क्या ये संपूर्ण रूपेण इतिहास ही है? जब इतिहास था तो साहित्य के इतिहास की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इतिहास को पढ़कर साहित्य के इतिहास को हम लोग नहीं समझ सकते थे? तो ये चीजें ऐसी है साहित्य के, जब साहित्य की बातें करते हैं और साहित्य के इतिहास में क्या क्या चीजें आएंगी। पहला, इसका पहला बिंदु ये होता है इतिहास और साहित्य के इतिहास में अंतर। साहित्य का इतिहास और इतिहास को समझना है। दूसरा बिंदु होगा कि साहित्य के इतिहास में हम समझेंगे क्या। साहित्य के क्या जानना है। जब इतिहास है तो साहित्य के इतिहास की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब यह समझना है कि क्या साहित्य के इतिहास में एक प्रश्न उठता है, क्या साहित्य के इतिहास में सिर्फ रचनाकारों के इतिहास को जानना जरूरी है, इतिहास या अतीत को जानना जरूरी है? तो उत्तर होगा नहीं। अब हम लोग इसको इस तरीके से समझे कि अब इसको हम लोग इस तरीके से समझे कि तब क्या साहित्य के इतिहास किसको कहेंगे। मैंने पहले भी क्लासेस में बताया है कि दो इतिहासकारों, साहित्य के दो इतिहासकारों का नाम हमेशा आप ध्यान रखेंगे। एक रामचंद्र शुक्ल, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक तीसरा आलोचक के रूप में नामवर सिंह का भी नाम आता है। तो ये तीनों नाम को आप अच्छे से, अगर हिंदी साहित्य से आपका पल्ला पड़ा है तो भाई इनको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल आते हैं और रामचंद्र शुक्ल का ये कोटेशन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कोटेशन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते क्या हैं इतिहास को लेकर, यह जानना जरूरी है कि प्रत्येक देश का साहित्य, वहां की जनता, प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य वहां
के जनता वहां के जनता के चित्तवृत्तियों, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्त वृत्तियों का चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। हालांकि उनका ये कोटेशन थोड़ा लंबा जाता है कि इसको हम पूरे कोटेशन को इसको समझ लेते हैं कि तब यह निश्चय चित्तवृत्तियों का, ये मैंने इसलिए घेर दिया है कि ये इतनी बातें तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां के जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। इसके आगे उन्होंने बताया है, लिखा है कि तब यह निश्चय है कि तब यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ जनता के चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। अब शुरुआत से लेकर आदि से अंत तक अब जो शुरुआत हुआ आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के, इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना, साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब थोड़ा इसको हम फिर से कि आचार्य रामचंद्र इसको अच्छे से समझते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं। प्रत्येक देश का साहित्य, किसी भी देश के साहित्य की बात हो, पूरे विश्व के किसी भी देश की साहित्य की बातें, तो साहित्य है क्या? साहित्य उस देश के जनता के चित्तवृत्तियों
जो उनके अंदर जो अंदर की आंतरिक वृत्ति है, मनोविज्ञान है, जो उनकी भावनाएं हैं, उनका प्रतिबिंब वहां का साहित्य करता है। और जब प्रतिबिंब करता है तो ये तय है कि अगर उनके चित्तवृत्तियों में अंतर आएगा, प्रभाव पड़ेगा, परिवर्तन होगा, तो उसके हिसाब से वहां के साहित्य भी परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे कि एक समय के बाद लोगों का प्रवृत्ति बदलता है। खास टाइम पे अगर आप अभी ही एग्जाम्पल के रूप में ले लें तो एक समय था कि यहाँ आप बिहार की बात करें तो हर जगह पे धड़ाधड़ चाउमीन के दुकान खुलते गए। लोगों ने, जनता ने उसको पसंद किया, डिमांड हुआ तो चाउमीन लोगों ने पसंद करना शुरू किया, तो सब जगह चाउमीन की दुकानें खुलने लगी। अब मैं देखता हूं, अगर माइन्यूटली महसूस करने की कोशिश करता हूं, तो मोमोज पहले दिल्ली में बिकता था, नागालैंड से लोग आते थे, पूर्वोत्तर भारत के लोग, लेकिन अब बिहार में भी और बिहार के छोटे छोटे जगहों में मोमोज बिकने लगा। तो ये जनता के चित्तवृत्ति में अंतर हुआ कि मोमोज को लोग पसंद करने लगे, धड़ाधड़ दुकानें खुलने लगी। तो मेरा मानना है कि इसी तरीके से अन्य भी चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होता है, और वो चित्तवृत्तियों का परिवर्तन जो है, वही परिवर्तन आपका जो शुरुआत से चलकर अगर साहित्य के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जनता के चित्तवृत्ति का प्रतिनिधित्व साहित्य करता है। तो जनता का अगर चित्तवृत्ति परिवर्तित हो रहा है तो साहित्य में भी परिवर्तन हो रहा है। तो यही परिवर्तन के साथ सामंजस्य जो दिखाना होता है, वही साहित्य का इतिहास होता है। तो जो परिवर्तन उनके चित्तवृत्ति में आ रहा है तो साहित्य में भी परिवर्तन आएगा, और साहित्य में जो परिवर्तन, तो ये परिवर्तन को जब हम ऊपर से नीचे तक देखना शुरू करते हैं तो ये साहित्य का इतिहास होता है। साहित्य हो गया जनता का चित्तवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और चित्तवृत्ति का परिवर्तन रिप्रेजेंट करता है साहित्य के इतिहास को। ठीक है, तो अब इसको इस रूप में समझते हैं कि अगर तात्कालीन समय किसी भी टाइम की अगर लेके चले, तो अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास में क्या आता है? राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, यही सांस्कृतिक में कला पक्ष रहता है, जिसमें भाषा एवं साहित्य भी आता है। तो इतिहास जो होता है वो तात्कालीन राजनीति का भी प्रतिनिधित्व करता है, उसके आर्थिक स्वरूप को भी बताता है, सामाजिक स्वरूप को भी बताता है, धार्मिक स्वरूप को बताता है, और इन सबों का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सबों का, तीनों का। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव जो पड़ता है इन सबों का, वो वहां के संस्कृति पे पड़ता है, प्रभाव संस्कृति पे पड़ता है, तो इसमें परिवर्तन आता है। और ये जब इसका इतिहास को देखते हैं तो ये सांस्कृतिक इतिहास हो जाता है कि भाई कला के क्षेत्र में क्या हुआ, साहित्य के क्षेत्र में क्या हुआ, स्कल्पचर क्या हुआ, बिल्डिंग कैसे बना। ठीक है, अगर कोई खास तरह का पेंटिंग चल रहा है, खास तरह का मूर्तियां बन रही हैं, तो किसी खास काल में कैसे था, अब क्या परिवर्तन हुआ, ये देखते हैं। उसी का एक छोटा पार्ट भाषा और साहित्य भी होता है कि साहित्य किस भाषा में रचे जा रहे थे, साहित्य किन चीजों को रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। तो इतिहास एक बड़ा गैमेट हुआ और साहित्य का इतिहास एक छोटा गैमेट हुआ। लेकिन आप जब हर काल, किसी भी काल की बात को करें, आप अगर आप किसी भी काल की बात करें तो उस काल में
में साहित्य रचे गए अपने हिसाब से, और वो साहित्य क्या था, जनता के चित्त वृत्ति को बता रहा था कि उस काल विशेष का, किसी भी काल विशेष के, किसी भी काल विशेष के, किसी भी काल विशेष के चित्त वृत्तियों का प्रतिनिधित्व किसी भी काल विशेष के चित्त वृत्तियों का प्रतिनिधित्व तत्कालीन साहित्य करता है। अर्थात जब साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो ये रचनाकार या रचना या उसमें रचित चरित्र की बातें तो करता ही है, साथ साथ जनता के चित्तवृत्तियों की बात करता है। यानी कि अगर हम साहित्य का इतिहास की बात करें, साहित्य के इतिहास की बात करें, तो ये एक तरफ रचनाकार, रचना में जो चरित्र हैं, इन सब चीजों को तो बताता ही बताता है, ठीक है। साथ साथ में ये इसके साथ साथ जनता के चित्त वृत्ति को भी, चित्त वृत्तियों के परिवर्तन का भी इतिहास है। और ये जनता का चित्तवृत्ति का मतलब एक तरह से समाज का भी प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, वो समाज का इतिहास को बताता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कि इस कोटेशंस को हम समझते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पे क्या विचार रखते हैं। इसी बातों को पुष्टि करते हैं द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं साहित्य का इतिहास साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों का साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों का उद्भव और विलय की कहानी नहीं है। उद्भव और विलय की कहानी नहीं है। वह काल स्रोत में बहे आते जीवंत समाज की विकास गाथा है। वह काल स्रोत में बहे आते हुए जीवंत समाज की विकास कथा है। काल स्रोत में बहे जीवंत समाज की विकास कथा। अब इसको हम लोग विकास गाथा है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। साहित्य का इतिहास जो बातें मैंने बताई द्विवेदी जी ने उसको पुष्टि यहाँ पे किया है।
उनका कोटेशन कह रहा है कि ग्रंथ और ग्रंथकारों का उद्भव और विकास का ये कहानी नहीं कहता है, सिर्फ ये जीवंत समाज की कहानी कहती है। और जीवंत समाज की जो कहानी ये कहती है, तो जीवंत समाज का मतलब जिंदा समाज, जो समाज हमारे आसपास है, अभी है, जो उस या तत्कालीन समय में जो समाज था, और उस जीवंत समाज का विकास की कथा को कहता है। अगर हम आदिकाल की रचनाओं को देखते हैं तो आदिकाल की रचना में जो समाज था उसका प्रतिनिधित्व वो करता है। मध्यकाल में जो समाज लिखे गए या भक्ति काल में जो साहित्य रचे गए, जो तुलसीदास ने जिस कथा को रचा है, तो वो उस तात्कालिक समाज के हिसाब से उन्होंने लिखा है। वो जो चरित्र गढ़े हैं उन्होंने, राम का चरित्र हो या कृष्ण का चरित्र हो, या आधुनिक काल में गोदान की बात करें, गोदान ग्राम्य जीवन की कथा कहता है। प्रेमचंद अगर होरी को वहां रचते हैं तो होरी कोई नहीं है, वो किसान है, एक आम किसान, जो हमारा जो है हिंदी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत में जो उनकी समस्याएं हैं उसके पूरे को प्रतिनिधित्व वो करता है वो। और वो समाज में क्या क्या बदलाव हुआ, अगर आज से 100 साल बाद भी लोग गोदान को जब पढ़ेंगे तो 100 साल पहले का जो समाज था वो उनको पता चलेगा, किसानों की स्थिति क्या थी, ऋणग्रस्तता क्या था। तो एक तरह से साहित्य का इतिहास क्या करता है, सिर्फ ग्रंथों एवं ग्रंथकारों का उद्भव और विलय की कहानी नहीं है, वो उस काल, उस खास पीरियड में जो बातें समाज में हो रही थी, एक जीवंत समाज में, उसका प्रतिनिधित्व करता है। अब आता है कि भाई मैं बातें अगर करूंगा तो कि भाई इतिहास क्यों जरूरी है, साहित्य का इतिहास की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जरूरी है। क्यों? अब इसे समझते हैं कि भाई साहित्य का इतिहास क्यों, काहे को, भले इतिहास था ही तो साहित्य का इतिहास क्यों पढ़ना है। तो भाई इसे समझते हैं कि पुरानी इतिहास माने अतीत की बातें, यहां से हम थोड़ा सा सरल होते हैं। अतीत की बातें क्यों जरूरी है, अतीत की बातों को जानना क्यों जरूरी है। तो भाई इसका उत्तर है कि हम एक सिंपल तरीके से क्या समझते हैं, पुरानी बातों को जब हम याद करते हैं, पुरानी बातों को हम जब जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, तो इसके पीछे होता है कि उस समय के हम जो गलतियां हैं या उस समय से जो, अब बातें ये आती है कि भाई साहित्य का इतिहास क्यों। सबसे पहले समझते हैं इतिहास क्यों जरूरी है, इतिहास के बारे में जान ले। क्या इतिहास में मोटा मोटी आमतौर पे हम लोग क्या समझते हैं कि अतीत की बातों को जानते हैं। अब भाई अतीत की बातों को जानना क्यों जरूरी है, किसी भी पुरानी बातों को जानना क्यों जरूरी है, तो इसके पीछे का क्या तर्क है। पहला तर्क होता है, अगर हम किसी अतीत की बातों को जानना, ठेठ भाषा में आजकल जो समझते हैं तो कहते हैं बैकग्राउंड को जानना, कि उसका बैकग्राउंड क्या है किसी भी व्यक्ति का। अब बैकग्राउंड जो होता है यानी कि अतीत जो होता है, आपको किसी व्यक्ति विशेष का भी अगर बैकग्राउंड आप पता करते हैं, वो बैकग्राउंड उस पूरे व्यक्तित्व का चित्रण कर देता है। तो अगर हम बात करें एक समाज की, एक सोसाइटी की, एक बात करें एक बड़े कंटेंट में कि भाई बड़े कॉन्सेप्ट में समझे कि किसी देश का इतिहास, तो वो पूरे देश का समझ देगा। अगर विश्व की इतिहास बात करें तो विश्व के की समझ देगा। तो वैसे ही साहित्य की इतिहास जो होगा वो उस खास भाषा और साहित्य की समझ देगा। तो इसे इस रूप में समझते हैं कि अतीत की बातें हमारा क्या बताता है, प्रगति, परंपरा बताता है। आप अगर
ईरान के इतिहास को पढ़ेंगे तो ईरान में क्या क्या परंपराएं रही, पूजन पद्धति क्या रहा, व्यक्ति ग्रीट कैसे करता था एक दूसरे को, शादियां होती थी तो कैसे होती थी, व्यापार कहां कहां से होता था, शासन का स्वरूप क्या था, ये सारा चीज हम लोग जानते हैं। तो प्रगति और परंपरा दोनों से हम लोग आते हैं और उसके सातत्य को भी देखते हैं। निरंतरता, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में ही बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी चीजें, नगर योजना वगैरह जो है या कुछ ऐसी चीजें उस समय से था जिसका सातत्य, कंटिन्यूटी रहा और उसमें बदलाव के साथ साथ चलते आया। आगे की संस्कृति में भी वो चला, जिसको हम सातत्य से जोड़ के देखते हैं। हालांकि ये थोड़ा जटिल प्रश्न है, क्वेश्चंस यूपीएससी वीपीएससी में आता है सातत्य को लेकर, खैर वहां पे हम अभी नहीं जाएंगे, अभी उस प्रश्न में नहीं उलझेंगे, बल्कि हम लोग बात करें निरंतरता की। जब कोई पुरानी बातें होती है तो सातत्य बना होता है, निरंतरता बनी होती है। वो जैसे हमारा खान पान, हमारा ड्रेसिंग सेंस, पूजन पद्धति है ना, तो हमारी अगर इस देश की संस्कृति की बात करें तो उसके इतिहास में जाएंगे तो ऐतिहासिकता से आपको पता चलेगा उसका प्रगति, परंपरा और यहाँ निरंतरता आ रही है या नहीं आ रही है, और एवं उसके विकास को पहचानने में मदद मिलता है इतिहास से। पहचानने में मदद मिलता है। और जब बैकग्राउंड को जानते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यानी इतिहास को जानते हैं तो आगे उसके साथ हम लोग कैसे बिहेव करें, कैसे उसके साथ रिलेशनशिप रखें, ये हमको पता चलता है, या उसका डेवलपमेंट कैसे हो वो हम लोग समझते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति विशेष को लेकर अगर हम सोच लें, थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमको बैकग्राउंड पता चलता है, उसके इतिहास पता चलता है कि ये व्यक्ति बड़ा क्रिमिनल टाइप का था, ये व्यक्ति जो था 4-5 मर्डर करके आया हुआ, अभी बगल में मेरे घर में रह रहा है या मेरे पड़ोस में रह रहा है, क्या आप चाहेंगे उससे दोस्ती करना? शायद सामान्य आदमी तो नहीं, हाँ, लेकिन अगर उसी माइंड का व्यक्ति होगा उससे दोस्ती कर लेगा। तो बात है कि इतिहास जो पता बताता है, किसी का बैकग्राउंड बताता है इतिहास, तो इतिहास से आगे उसके साथ क्या व्यवहार करें, किया जाए, वो पता चलता है। तो देश का इतिहास, समाज का इतिहास हमको उसका प्रगति, उसकी परंपरा, निरंतरता, उसके विकास को तो बताता ही बताता है, साथ साथ आगे उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाए, ये अभी उसकी क्या स्थिति है, उसको भी, प्रत्येक परिवर्तन को बताता है। तो साहित्य के इतिहास की बात आ जाए तो साहित्य का इतिहास जनता के चित्तवृत्ति को बताता है। तो जनता के चित्तवृत्ति को जब में साहित्य का इतिहास का मतलब चित्तवृत्तियों में परिवर्तन का इतिहास। साहित्य का इतिहास का मतलब जनता के चित्तवृत्तियों के परिवर्तन का इतिहास हो गया। तो जनता के चित्तवृत्तियों में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसके प्रगति, उसकी परंपरा, उसकी परंपरा, परंपरा, निरंतरता, विकास को बताता है। अब जब चित्तवृत्ति की बात है, तो जब चित्तवृत्तियों की बात आएगी तो चित्तवृत्तियों में संघर्ष होगा। जब किसी भी प्रगति की बात करेंगे, किसी भी डेवलपमेंट की बात करेंगे, किसी भी निरंतरता की बात करेंगे, तो तात्कालीन समय में अगर इतिहास में हम जाते हैं तो वो समाज कहीं न कहीं बाह्य और आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहा होता है। वो संघर्ष कई स्तर पे होता है। उस संघर्ष का भी पता हमारा इतिहास देता है। और पहला वो संघर्ष जो होता है, इतिहास चित्तवृत्तियों के संघर्षों को भी बताएगा।
चित्तवृत्तियों में के परिवर्तन, अगर चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होंगे चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होंगे तो ये परिवर्तन क्या करेगा? संघर्ष को पैदा करेगा। और ये संघर्ष कई स्तर पे होंगे। राजनैतिक संघर्ष, विविध सामाजिक संघर्ष, मानसिक संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, इसके साथ साथ नए और पुराने का संघर्ष। पुराने मूल्यों का संघर्ष। तो चित्तवृत्तियों में परिवर्तन या कोई भी परिवर्तन जो है संघर्ष को पैदा करेगा। राजनीतिक संघर्ष होंगे, सामाजिक संघर्ष होंगे, ठीक है। सामाजिक संघर्ष में जातीय वर्ग में संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष आप समझ रहे हैं। तो राजनीतिक संघर्ष में शासक और प्रजा के बीच का संघर्ष रहेगा, प्रजा के बीच का संघर्ष। फिर अगर शोषित और शोषक का संघर्ष रहेगा, शासक प्रजा, शोषित शोषक, पूंजीवाद साम्यवाद, आदि आदि जो भी राजनीतिक दर्शन होते हैं उसके आधार में जो परिवर्तन होंगे वो सारे संघर्ष जो है इस राजनीतिक संघर्ष में आ जाएंगे। सामाजिक स्तर की बातें करें तो जाति वर्ग का संघर्ष। अगर धार्मिक संघर्ष की बात करें तो धर्म परिवर्तन हो रहे थे, धर्म में बदलाव हो रहे थे, तो कई धार्मिक आंदोलन वगैरह चले हैं। वो धार्मिक आंदोलन या परिवर्तन, धर्म परिवर्तन या धर्म में बदलाव, जो भी धर्म में सुधार आदि आंदोलन यहां आ जाएंगे। नए पुराने का संघर्ष आप समझ सकते हैं कि जब पुरानी हर काल के बाद, हर समय के बाद, कुछ समय के बाद चीजें पुरानी पड़ेगी और नए स्थापित होना चाहेंगे। जब नए मूल्य स्थापित होंगे और पुराने मूल्य पुराने होंगे वो ध्वस्त होंगे, उनके बीच का संघर्ष होगा यहां। तो ये समझना है कि समाज का जो भी परिवर्तन है तो इन संघर्षों का, ये जो संघर्ष है वो कई स्तर पे परिवर्तन, कई स्तरों पर परिवर्तन को दिखाएगा। और यही परिवर्तन जो है वो साहित्य के इतिहास में दिखेगा, साहित्य के इतिहास में दिखेगा। साहित्य के इतिहास में यह दिखेगा, ठीक है। चूंकि ये परिवर्तन क्या करेगा? जनता के चित्त वृत्तियों को प्रभावित करेगा।
चित्तवृत्तियों को प्रभावित करेगा। और ये प्रभाव नकारात्मक सकारात्मक कुछ भी हो सकता है। और यही परिवर्तन जो है साहित्य के इतिहास में दिखेगा, इसी साहित्य के इतिहास में दिखाना होगा, दिखेगा, या वहां हम जानते हैं और समझते हैं। अब एक साहित्य के इतिहास को एक थोड़ा हम समझते हैं कि इतिहास का खास गुण क्या है। इतिहास का खास गुण है कि ये मूल्यांकन परक होता है। यानी कि इतिहास जो है उसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं वर्तमान के संदर्भ में, कि कोई भी इतिहास जो है, कोई इतिहास अच्छा था, बुरा था, अभी के कंटेंट में क्या था, अभी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो इतिहास कैसा था, क्या हम पहले लोग ज्यादा डेवलप थे या अभी हम हैं ज्यादा डेवलप। तो इसको मूल्यांकन जो हम लोग करते हैं वर्तमान के संदर्भ में मूल्यांकन करते हैं कि वर्तमान के संदर्भ में यह कितना प्रासंगिक है। तो इतिहास का भी मूल्यांकन करते हैं, तो साहित्य के इतिहास का भी इसी तरीके से देखेंगे। तो साहित्य के इतिहास के संदर्भ में हम आएंगे। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में आएंगे तो इसे भी मूल्यांकन परक बनना होगा। या होता है मूल्यांकन परक। देखते हैं कि इसमें जो साहित्य है उसका मूल्यांकन किया जाए। और साहित्य का जब मूल्यांकन होगा तो दो पक्ष आएंगे, कला पक्ष और विचार पक्ष। कि भाई जो विचार फलाना साहित्य में है वो क्या है, कला पक्ष उसका कैसा है, ये मूल्यांकन उसका हम लोग करते हैं। और उसके बाद कि भाई ये कला पक्ष, विचार पक्ष, और एक अन्य बिंदु आता है रचनाकार का सृजनशील चेतना। रचना का जो है कला पक्ष और विचार पक्ष देखेंगे। ये हो गया रचना के संदर्भ में, क्योंकि मूल्यांकन जब होगा रचना और रचनाकार दोनों का मूल्यांकन होगा। और रचनाकार का मूल्यांकन किससे? रचनाकार का सृजनशीलता के आधार पर। ठीक है। अब आते हैं कि भाई एक अन्य गुण क्या होता है। एक अन्य गुण है साहित्य के इतिहास का विचार और विचार की प्रक्रिया को जानना होता है। कि अगर साहित्य में कोई विचार आ रहा है तो वो विचार का मूल्यांकन होता है, दूसरा होता है विचार की प्रक्रिया का मूल्यांकन। तो ये दोनों खास गुण हम लोग देखते हैं। विचार का अर्थ हुआ कि जो कंटेंट, जिस थॉट, जिस दर्शन को रखा गया है वो कितना सही है। विचार का अर्थ यहां दर्शन हुआ,
कि जिस सोच के साथ उस रचना को रची गई है, लिखी गई है, वो कितना तक सही है, और वो रचना का जो विचार या दर्शन रखा गया, उसकी विचार की प्रक्रिया क्या है। ये दोनों को साहित्य के इतिहास में हम लोग रखते हैं, और यही दोनों मिलकर साहित्य को सृजन कर, साहित्य का सृजन करते हैं। दोनों मिलकर विचार की प्रक्रिया के आधार पर ही साहित्य का, ठीक है। अब मोटा मोटी एक अन्य बात को हम लोग समझते हैं कि भाई साहित्य एवं साहित्य के इतिहास में तारतम्य और अंतर मोटा मोटी क्या आता है। इसमें इतिहास में जहां तक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति की बातें होती है, उसका विश्लेषण होता है। तो साहित्य, किसी भी भाषा और साहित्य की बात करें तो साहित्य एवं भाषा के विकास को चिन्हित करता है, उसके परिवर्तनों को प्रस्तुत करता है। और साहित्य के इतिहास लिखने में हम एक तरफ साहित्य के इतिहास लिखने में हम सामान्य इतिहास का सहयोग लेते हैं, तो दूसरी तरफ जो इतिहास लिखा जाता है वहां भी भाषा और साहित्य का मदद लिया जाता है, ठीक है। मतलब मोटा मोटी तौर पे दोनों में एक संबंध है, अन्योनाश्रय संबंध कह सकते हैं। क्या किसी भी देश का इतिहास लिखा जाए तो किसी न किसी भाषा में लिखा जाएगा, और जब भाषा में लिखा जाएगा जब भाषा आएगा तो साहित्य ही आ ही जाएगा। तो न इतिहास को हम भाषा साहित्य से अलग कर सकते हैं, न साहित्य के इतिहास को इतिहास से हम अलग कर सकते हैं। दोनों एक साथ चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।